हेलो एवरीवन। तो अभी जो आप लोगों का हाल ही में जो है 25 तारीख को जो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है, सेट सी है। तो उसमें जो सेकंड पेपर हुआ था सी सेट का, तो उसमें जो जो मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन आया था, तो वो हम देखेंगे, एक एक करके सॉल्व करके देखेंगे। और आप लोग भी जो है वीडियो में कमेंट करके नीचे बताइएगा, अगर कहीं पर भी आपको लगेगा कि कुछ अगर मिस्टेक है तो आप बताइएगा ज़रूर, ताकि उस पर हम इम्प्रूव कर सकें आगे जाकर। तो एक क्वेश्चन उसी में से जो है आपका ये क्वेश्चन आया था, ये सेट सी का 36 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है कुछ आपका जो है इसमें पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। ये जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, मतलब एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है या रेलवे के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ये है, ये एक सिंबल दिया गया, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं किया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 7 है और कोई सिंबल है, फिर 24 है, तो 7 और 24 से 25 मिल रहा है, मतलब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाएगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या कुछ भी, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा करके बहुत तरह का पैटर्न होता है, तो कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसका एक तरीका होता है कि कोई दो तरह का, दोनों में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसी पैटर्न को इसमें फॉलो कराना है और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है, जो आंसर आएगा उसमें टिक करना है। तो ये जो है 36 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 7 है और 24, इससे 25 बनाना है। अब देखिए, नॉर्मली जब आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिएगा तभी आपको डायरेक्ट क्लिक करेगा। और अगर आप ऐसे भी पहले अगर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप याद करके रखें तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है तो आपको पता होगा कि 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। जब आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ रहा होगा आपका 625। और 625 जो है आपका वो क्या है, 25 का स्क्वायर है। तो इसीलिए हम बोल रहे थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जैसे आप लोगों को कुछ कुछ नंबर याद होगा, जैसे कि आपको पता है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसी तरह से आपको पता होगा कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होता है। उसके बाद फिर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। तो ऐसा ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इसका भी ट्रिक होता है, किसी भी अगर नंबर अगर इवन है तो उसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन सा नंबर आएगा, और अगर नंबर ऑड है तो क्या आएगा, उस ट्रिक पे अभी नहीं जाते हैं। नॉर्मली हम जो है यहाँ पे हमको पैटर्न समझ में आ गया कि ये जो है आपका दोनों का स्क्वायर को फिर ऐड करना है, और जो आ रहा है वो जो आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो अब हम चेक करते हैं इसमें ये चीज़ फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो हम 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर करते हैं, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 144 में ऐड करेंगे 16 का स्क्वायर 256। तो जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ रहा होगा 400। तो 400 आपका क्या है, 20 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये 20 ही था, राइट हैंड साइड उसका स्क्वायर हो गया। तो सिमिलरली इसमें भी हम लोग वही पैटर्न फॉलो कराएंगे। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, अभी इसमें हम सेम पैटर्न फॉलो करा के देखते हैं क्या आता है आंसर। तो देखिए सेम पैटर्न फॉलो करेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, बहुत लोगों को तो याद ही रहता है, 20 या 30 तक तो मिनिमम याद रहता है। अब देखिए 63 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे करके आपको मल्टीप्लीकेशन करने के लिए नहीं जाना है, टाइम लग सकता है इसमें, तो इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका एक तरीका होता है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर 50 से 100 के बीच में कोई नंबर है तो उसका एक तरीका होता है उसका स्क्वायर निकालने का। तो देखिए ये नंबर 50 से कितना जाता है, 63, 13 ज़्यादा है। अब आप क्या कीजिए, 25 लीजिए और 25 में 13 ऐड कर दीजिए। तो 25 में आप 13 ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा। उसके बाद आप 13 का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो आप 2 डिजिट 69 ऐसे लिखिए और जो बाकी आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद इसको ऐड कर दीजिए, तो ये 8 + 1 9 हो जाएगा, यानी 3969। इतना तो हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जब आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट मन में ही कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम करके बताएं कि 63 का स्क्वायर आपको कैसे निकालना है, 3969। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 2, और ये हो गया 4।
तो अब ये 4225 आप देख के भी बता सकते हैं, यहाँ पे आप विद ऑप्शन भी जाइएगा तो यहाँ पे देखिए ये जिसके भी यूनिट डिजिट पे 5 आया होगा उसी का स्क्वायर करने पे आपको पता है लास्ट में 5 मिला होगा, यानी 65 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ये स्क्वायर है, यानी ये जो आपका इक्वल्स टू ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था यहाँ पे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 65। अब देखिए जो भी जो है जिस एंड करता है 5 से उसका भी एक स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक होता है। जैसे अगर आपका नंबर 15 है या 25 है या 35 है, अगर इसका स्क्वायर आपको निकालना है तो देखिए 15 है जैसे नंबर, तो पहले 5 का स्क्वायर आपको पता है 25 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 2 होता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 225। उसी तरह से 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। उसके बाद देखिए 2 से एक बड़ा नंबर 3 हो गया, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। उसी तरह से देखिए 65 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 6 से एक बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 7, 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा 42, तो 4225। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65, इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख लें क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ के बता देते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका पेट्रोल प्राइस का जो है आपका जो है ये पेट्रोल प्राइस में जो है हाइक हुआ है 10% का, क्योंकि जो है आपका क्रूड ऑयल का जो है प्राइस वो उसमें हाइक हुआ है, जिसके कारण से आपका पेट्रोल का प्राइस में 10% का हाइक हुआ है। और प्राइस बढ़ने से पहले जो पेट्रोल का प्राइस था पर लीटर वो था आपका 90 रुपीज़ पर लीटर। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो कि आपका 2200 किलोमीटर ट्रेवल करता है, और जिस भी गाड़ी से वो ट्रेवल करता है उसका माइलेज जो है वो है 16 किलोमीटर पर लीटर है। और ये बोला गया है कि प्राइस जो हाइक है वो होने के बाद भी जो है वो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो सेम होना चाहिए। अभी हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो एक्सपेंडिचर को सेम करने के लिए तो देखिए पहले अगर वो 2200 किलोमीटर अगर वो चल रहा था तो बाद में जो है वो कितना किलोमीटर से उसको रिड्यूस करेगा, इस 2200 किलोमीटर को रिड्यूस करे, जो कि आपका एक्सपेंडिचर दोनों केस में सेम रहे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले तो हम पता करते हैं कि ये प्राइस जो हाइक हुआ है, पहले देखिए पेट्रोल का प्राइस था 90, तो बिफोर था आपका 90 हो गया, और देखिए 10% का हाइक हुआ है तो 90 का 10% आपको पता है 9 होता है, तो आफ्टर प्राइस क्या हो जाएगा हाइक के बाद 90 प्लस 9 यानी 99 हो जाएगा। अब देखिए अब जो जिससे वो ट्रेवल कर रहा था उसका माइलेज क्या था 16 किलोमीटर पर लीटर था। तो देखिए यहीं से अब हम एक्सपेंडिचर कितना होगा उसको क्या कहते हैं 2200 किलोमीटर उसको चलना है, तो उसमें इसका कितना खर्चा आएगा। देखिए 16 किलोमीटर जो उसका माइलेज है, कहने का इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं तो आप 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। यानी अगर वो 16 किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए उसको कितना पैसा चाहिए, 1 लीटर का जितना प्राइस है। अभी हम बिफोर वाला लिखने जा रहे हैं, तो 1 लीटर का यहाँ पे प्राइस कितना था आपको पता है 90 रुपीज़। उसी तरह से देखिए 16 किलोमीटर के लिए 90 लग रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा होगा खर्च 90/16। तो और ये ट्रेवल कितना करना है इसको 2200 किलोमीटर, तो 2200 इंटू 90/16 यही इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा बिफोर हाइक। तो अभी इसमें कुछ ऐसा कटने का चांसेस है, लेकिन अभी इसको वैसे छोड़ देते हैं। अब हम आफ्टर वाले पे जाते हैं, फिर एक्सपेंडिचर सेम था, दोनों का एक्सपेंडिचर इक्वल करेंगे और तब देखेंगे कितना आता है। अब देखिए आफ्टर वाले केस में भी देखिए जो आपका क्वेश्चन कर रहा है माइलेज तो सेम रहेगा, क्योंकि उसमें कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं गया। यानी अब जो 16 किलोमीटर अब आप चलिएगा तो 16 किलोमीटर जो है आपका 1 लीटर तेल पे मतलब 1 लीटर पेट्रोल पे आप जो है 16 किलोमीटर जा सकते हैं। और बाद में 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया 10% से बढ़ने के बाद 99, यानी यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड लगाइएगा तो 1 किलोमीटर जाने पे आपको लगेगा 99/16। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, पहले हम चलते हैं 2200 किलोमीटर और बाद में जो है ये नहीं दिया हुआ है, बाद में पूछा ही ये गया है कि इसको हम कितना से रिड्यूस करें। तो बाद में हम मान के चलते हैं कि हम x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो बाद वाले केस में x किलोमीटर हम चले तो x किलोमीटर का जो एक्सपेंडिचर कितना आएगा x इंटू 99/16। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि एक्सपेंडिचर को हमको सेम रखना है, मतलब ये दोनों वैल्यू को क्या करेंगे आपस में इक्वल करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू को हम आपस में इक्वल यहीं पे हम करने जा रहे हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 99/16। तो देखिए यहाँ पे आपका
ये वाला 16 और ये वाला 16 कैंसिल हो जाएगा, फिर 11 से देखिए 9 बार में, और ये 11 से 2, और उसके बाद फिर ये आपका 9 से ये 10 बार में, यानी यहाँ से आपका x बराबर आ जाएगा 2000 किलोमीटर। तो देखिए पहले जो है वो 2200 किलोमीटर जिस पैसे पे वो चल रहा था, जिस एक्सपेंडिचर पे, उतना ही खर्चा है, तो बाद में उसको चलना पड़ेगा 2000 किलोमीटर, यानी इसी के बीच का डिफरेंस पूछा गया था। कहने का मतलब है इसको कितना से रिड्यूस किया जाए, ये जो पहले डिस्टेंस कवर कर रहा था। तो देखिए पहले 2200 था, बाद में 2000 हो गया, तो दोनों को जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 38 है। तो यहाँ पे ये नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन जो है एसएससी एग्जाम्स में आता है, या फिर कोई भी आपका रेलवे का भी एग्जाम होता है, एनटीपीसी का, वैसे एग्जाम में भी ये एलसीएम का ये एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि एक 4 डिजिट नंबर है n इज सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 9 लीव्स ए रिमाइंडर 1, 3, 4, 7 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। देखिए वो ऐसे ही पैटर्न पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो जो भी ऐसे क्वेश्चन पे जो ट्रिक लगता है वही अप्लाई करेंगे। एक तो आपका बेसिक तरीका होता है बनाने का, जिसमें आप रिमाइंडर थ्योरम वाला अप्रोच लगाते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा इक्वेशन बना करके, उस पर नहीं जाते हैं। एलसीएम से जो है डायरेक्ट बहुत इजीली हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका 4 डिजिट का आपको नंबर फाइंड करना। ऑप्शन भी हमारे पास सारा 4 डिजिट में दिया गया, और उसके बाद आई थिंक ये स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए करना है, मतलब सबसे वो छोटा वैल्यू चाहिए एन का जो 4 डिजिट का होना चाहिए, और उसको 3, 5, 6, 9 से डिवाइड करने पर रेस्पेक्टिवली जो रिमाइंडर मिल रहा है वो है आपका 1, 3, 4, 7। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है कि जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं पहले हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम पहले निकालना होगा 3, 5, 6, 9 का। ये तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है आपके पास। 3 जो है आपका वो 3 टू दी पावर 1, ये प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। 5 है वो तो पहले से ही प्राइम नंबर है। 6 है आपका, ये आपका 3 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1, और 9 है आपका 3 का स्क्वायर। वैसे आप बहुत लोग ऐसे मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे देखिए कि 5, 3 का एलसीएम आ जाएगा 15, फिर 15 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, और 30 और 9 का एलसीएम 90 आ जाएगा। बस ऐसे ही कैलकुलेट करके बता दे रहे हैं। तो जब आप इसमें देखिए सबसे पहले देखिए 2 पे पहले जाते हैं। 2 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 इंटू, देखिए 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू, और एक और प्राइम नंबर कौन सा है 5 का पावर 1, तो ये हो गया आपका 9, 45, 90। तो ये 90 आ जाएगा। ये कोई सब लोग मन में ही कर सकते थे इजीली, तो ये 90 हो जाएगा आपका। तो इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए अब आपको पता है कि अब आपको 4 डिजिट नंबर चाहिए सबसे पहले। तो 4 डिजिट नंबर आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 1000 होता है। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, और ये 90 से इसको डिवाइड करके पहले देखेंगे। तो जब आप इसको 90 से डिवाइड कर रहे होंगे, तो ये 90 से डिवाइड होगा नहीं, मतलब रिमाइंडर आएगा उस केस में। तो रिमाइंडर इसका आपका 10 आ रहा होगा जब आप इसको 90 से डिवाइड कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1000 में अगर आप 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि रिमाइंडर 10 आ रहा है, यानी 990। तो 990 जो है आपका वो आपका 90 से डिविजिबल है। आप करके भी देख सकते हैं, 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 इंटू 9 99, लेकिन ये 3 डिजिट का नंबर है। तो आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी इसके बाद जस्ट जो 90 से डिविजिबल होगा वो 4 डिजिट में चला जाएगा, यानी 990 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, सीधा सिंपल है 90 ऐड कर देंगे वही अगला नंबर हो जाएगा। या 12 से 11 से भी मल्टीपल है ये 11 का, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 इंटू 9 108 आता है। तो ये अगला नंबर इसका क्या हो जाएगा 4 डिजिट का, अगला नंबर इसका 4 डिजिट का आ जाएगा 1080। तो देखिए यहाँ पे 990 3 डिजिट का लास्ट नंबर जो था वो डिविजिबल 990 था, इसमें सिंपल था 90 ऐड किए। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते थे, क्या कहते हैं कि आपका 10 रिमाइंडर आया था उसमें आप 80 ऐड कर देते, क्योंकि वो 10 और 80 मिलकर 90 हो जाता और अगला नंबर ये आपका आ जाता। तो ये आपका 90 से डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे 90 से डिविजिबल नहीं कराना है, क्योंकि यहाँ पे जब आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए आपको बोला गया है, अगर ये बोला जाता कि लिस्ट नंबर 4 डिजिट का जो डिविजिबल है इनसे, और रिमाइंडर कुछ नहीं मतलब 0 रिमाइंडर लाना, तो आपका ये आंसर हो जाता। लेकिन अब आपको क्या बोला गया है कि रिमाइंडर ये चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का जो एक जो ट्रिक होता है वही हम बताने वाले हैं। एलसीएम मेथड तो यहाँ तक सबको पता रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस नंबर से डिवाइड किया गया है और उसके रिस्पेक्टिवली जो आपको रिमाइंडर मिला है, उसको जब आप सब्ट्रैक्ट करके देखिएगा, जैसे यहाँ पे 3 है
और रिमाइंडर मिला है 1, तो 3 माइनस 1 आपका 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। 6 है, यहाँ पे 4 है, 6 माइनस 4 भी आपका 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो 9 माइनस 7 2 आ जाएगा। तो देखिए बहुत सारा नंबर से डिवाइड किए, उसके करस्पॉन्डिंग जो रिमाइंडर मिला है सबको सब्ट्रैक्ट करके देखें तो ये जो वैल्यू आ रहा है जब वो कांस्टेंट रहे, तो ऐसे केस में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका फाइनल आंसर जो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये जो 1080, और ये जो वैल्यू आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -2, तो ये हो जाएगा 1078, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर है। देखिए इसको आप मैनुअली भी विद ऑप्शन भी जा सकते थे, अगर नहीं तरीका पता तो कुछ लोग ये भी कर सकते थे कि क्या कहते हैं, अगर आप जो है 3 5 6 9 से इंडिविजुअली आप डिवाइड करके देखते और आपका रिमाइंडर अगर ये आ रहा होता तो कोई एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा होता, उस तरह से भी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अब जैसे देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है, जैसे हम इसको सम करके देखते हैं तो ये देखिए 8 + 6 + 0 + 1 ये 15 आ जा रहा है, यानी अगर सम ऑफ डिजिट 15 आ रहा है वो 3 से डिविजिबल हो जाता है। अगर आपका सम ऑफ डिजिट डिविजिबल होता है यानी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप सॉल्व करके देख सकते थे। हालांकि ये एलसीएम से कैसे एप्लीकेशन लगा करके सॉल्व किए ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39 है। तो देखिए ये जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग में एक चैप्टर है इनइक्वालिटी। नॉर्मली जो बैंक का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, कलर प्रीलिम्स या पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ आपका स्टेटमेंट का खेल है, मतलब लैंग्वेज को आपको समझना है कि लैंग्वेज में क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ है, उसके बाद ये इनइक्वालिटी का साइन दिया हुआ है, बहुत सारा यहाँ पे आपका यहाँ पे अल्फाबेट लिखा हुआ है, और उसके बाद कुछ जो है आपका इससे कंक्लूजन कुछ निकल रहा है। तो हमको पता करना है कि ये दो कंक्लूजन दिया हुआ है। ऑप्शन हम लिखे नहीं है, ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ फॉलोज, नाइदर फॉलोज, ऐसा करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन हम लिखे नहीं है, एक एक करके चेक करते हैं। ये आपका पहला वाला ये स्टेटमेंट है यहाँ तक, और ये सेकेंड है, तो एक एक करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये आपका इनइक्वालिटी दे दिया गया, फिर बोला गया है देन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई। कहने का मतलब है, ये कहना चाह रहा है कि अगर ये है तो ये फॉलो होना चाहिए, मतलब ये आपको चेक करके बताना है। बी इज ग्रेटर देन ई, ऑलवेज, ये देखिए ये वर्ड जो यहाँ पे यूज किया गया इस पे ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज वर्ड यूज किया गया, तो इसी वर्ड का यहाँ पे खेल है। तो देखिए जो आपको यहाँ पे जो अल्फाबेट तो नहीं कहेंगे, वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है पहले इसको इस इनइक्वालिटी साइन में खोजने का कोशिश कीजिए। तो हमको बी और ई चाहिए, तो यहाँ पे आपका बी है और यहाँ पे आपका ई है। अब क्या कीजिए, अब आप बी से ई की तरफ जाइए। जब आप बी से ई की तरफ जाइएगा तो देखिए एक बार ग्रेटर देन का सिंबल है, ये सी लिखे हुए और ये यहाँ पे लेस देन है, यानी ग्रेटर देन भी मिल रहा है इस बीच में और लेस देन भी मिल रहा है, यानी बी और ई के बीच जो संबंध है कुछ इस तरह से है रिलेशन, मतलब ग्रेटर देन भी और लेस देन भी है। और आपको पता है कि ये जब आपका ऐसा जिगजैग वे में कुछ आ रहा हो, ग्रेटर देन और लेस देन दोनों का सिंबल आ जा रहा हो, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच हम एग्जैक्ट रिलेशन पता नहीं कर सकते हैं। यानी आप नहीं कर सकते हैं कि बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई, क्योंकि इनके बीच हमको रिलेशन पता ही नहीं है। तो यहाँ पे 3 केस हो सकता है। तो पहला केस क्या है, बी इज ग्रेटर देन ई, दूसरा केस बी इक्वल टू ई, या तीसरा केस बी इज लेस देन ई। तो देखिए अगर ऐसा करके कह देता या तो बी ग्रेटर देन ई होगा, या तो बी इक्वल टू ई होगा, या तो बी लेस देन ई होगा, अगर ऐसा लिखा होता स्टेटमेंट में तब तो बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन जब भी आपको जिगजैग वे में ये इनइक्वालिटी का सिंबल मिल रहा है तो हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि बी ग्रेटर देन होगा ही, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं। यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो तो फॉलो नहीं करेगा। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। तो देखिए फिर से वही करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट में फिर से आप वेरिएबल देखिए क्या है, एस और वी है। तो क्या बोला गया है, एस इज ऑलवेज लेस देन वी। तो देखते हैं, ये हम चेक करके देखते हैं। पहले एस कहाँ पे था आपका, एस यहाँ पे और वी यहाँ पे। तो एस से वी की ओर जाते हैं, तो एस से वी की ओर देखिए इक्वल टू साइन मिला, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू, यानी हम कह सकते हैं कि एस आपका क्या है, लेस देन इक्वल टू वी है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आप देखिए सिंबल, और हमेशा देखिए कंट्राडिक्टरी सिंबल जो होता है वो ये ही होता है। कहने का मतलब जब आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों तरह का सिंबल मिल जाए तो ये मतलब जिगजैग वे में, तो वो कंट्राडिक्टरी सिंबल होता है। लेकिन इक्वल टू किसी के साथ भी कंट्राडिक्टरी नहीं होता है, तो उसको साथ में उसमें ऐड कर दे जाएंगे। जैसे यहाँ पे इक्वल टू यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ पे इक्वल टू, तो इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू मिलकर आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो एस इज लेस देन इक्वल टू वी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी दो बात है, या तो एस इज लेस देन वी, या तो एस
बराबर भी, यानी आइदर और फॉलोज, ऐसे करके बैंक एग्जाम में ऑप्शन भी आता है कि आइदर वन और टू फॉलो, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों वेरिएबल है, तो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि एस लेस देन वी होगा ही। तो अब जब आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं तो एस लेस देन वी ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी नॉट फॉलो हो जाएगा, क्योंकि ये डेफिनेट केस नहीं है। ऑलवेज वर्ड जब भी लिखा गया है तो कहना चाह रहा है कि डेफिनेटली वो फॉलो करेगा, लेकिन डेफिनेटली तो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि या तो वो लेस देन है या इक्वल है, यानी दूसरा वाला भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका आई थिंक जो आपका ऑप्शन दिया गया है नाइदर वन नॉट टू, ऑप्शन डी जो है इसका वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम या फिर कोई भी अगर ऐसे सिंपल भी अगर आपको जो है नॉर्मल अगर आप पैटर्न जो देखें अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। 5 सेकंड में ये क्वेश्चन बनाने लायक था। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द यूनिक डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये ऑड नंबर का सीरीज दिया हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 एंड सो ऑन अप टू 999। तो देखिए इसका बहुत ही आपको फोकस करना है। यहाँ पे ये फोकस वाला नंबर हमारे पास 5 है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि नंबर जो 5 है अगर आप उसको किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें किसी भी नंबर यानी नेचुरल नंबर का यहाँ पे हम बात करें तो 5 को जब आप ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आपको नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा एक तो ऑड नंबर मिलेगा, ये कंफर्म है। क्यों ऑड नंबर मिलेगा वो भी हम देखेंगे। ऑड नंबर मिलेगा और जो भी नंबर मिलता है उसका यूनिक डिजिट पे 5 रहता है। इधर भी कुछ नंबर आ रहा होगा लेकिन ये यूनिक डिजिट पे हमेशा 5 मिलेगा। और 5 को जब आप इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमेशा याद रखिए यूनिक डिजिट पे आपको 0 मिलेगा। करके देख भी लेते हैं। जैसे देखिए ऑड नंबर 1 हो गया, 3 हो गया या 5 हो गया, 7 हो गया। 5 से 1 को कीजिए आपको 5 मिल रहा है। देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है आपका 5 आ रहा है। इसी तरह से 5 को 3 से कीजिए 15, यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है। 5 से कीजिए 25, यूनिट डिजिट पे 5, ये 35। तो ये तो श्योर हो गया कि 5 से किसी भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको यूनिट डिजिट पे क्या मिलता है, आपको 5 मिलता है। उसके बाद देखिए इवन वाले के केस में देखते हैं। तो इवन वाले के केस में आपको पता है क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 5 इंटू 2 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये आपका 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया। तो आप देख सकते हैं यूनिट प्लेस पे आपको 0 मिल गया। तो इसी का यहाँ पर ट्रिक जो है यहाँ पे यूज करना है आपको। तो देखिए ये जितना भी नंबर है ये आपका क्या है, ये 5 को भी आप छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी नंबर ये सारा क्या है, ऑड नंबर है। तो देखिए ऑड नंबर इंटू ऑड नंबर हमेशा याद रखिए, हमेशा आपको ऑड मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 इंटू 3 ही करते हैं। 1 इंटू 3 आपको क्या मिला, 3 एक ऑड नंबर है। फिर देखिए 3 इंटू 7 ही कर लीजिए, 21 क्या है, ऑड नंबर है। इसी तरह से 21 इंटू 9 कीजिएगा, 189, ये भी आपका ऑड नंबर है। यानी कंफर्म हो गया कि ऑड इंटू ऑड हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर। यानी 5 को छोड़ करके ये सारा इसमें क्या था, 5 भी ऑड ही नंबर था लेकिन अभी हम इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो 5 को छोड़ करके सारा नंबर ऑड है। तो ऑड आपस में ऑड नंबर मल्टीप्लाई हुआ, कितना बार भी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा जो रिजल्टेंट नंबर मिल रहा होगा वो ऑड नंबर ही मिल रहा होगा। यानी फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑड नंबर इंटू, और ये क्या है 5। और अभी जस्ट बताए कि 5 को जब आप किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलता है, आपका 5 मिलता है। यानी इसका आंसर इसमें क्या पूछा गया था, यूनिट डिजिट ही पूछा गया था। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है। तो यहाँ पे आप लोगों को n का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है सच दैट कुछ आपका जो है टर्म मल्टीप्लाई किया गया है कुछ नंबर्स को आपस में, और वो जो है डिविजिबल होना चाहिए 35 होल टू दी पावर n। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो है कहने का मतलब है कि इसमें आपको 35 का जो है ये जो टर्म्स लिखा हुआ है ये भी आपका नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस बार देखने को मिला है नंबर सिस्टम का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो चैप्टर आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें आपको ये जो लिखा हुआ है इसमें आपको 35 का हाईएस्ट पावर आपको जो है पता करना है। तो देखिए 35 आपको पता है कि 7 और 5 से मिलके आप लिख सकते हैं इसको 7 इंटू 5, यानी 7 इंटू 5 टू दी पावर n। यानी इसका जो मैक्सिमम पावर आ रहा होगा इस वाले में वही जो है n का वैल्यू हो जाएगा। तो देखते हैं। तो देखिए इस वाले को आप फिर से एक बार हम लिख के समझा देते हैं। तो देखिए सबको हम जो है 7 और 5 जिसमें भी ब्रेक कर पा रहे होंगे ब्रेक करके देखते हैं। तो ये देखिए पहले से यहाँ पे 7 है तो ये 7 का पावर 1 है। आपको पता है कि 343 जो है ये 7 का क्यूब होता है, तो 7 का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए 385 है, तो जब आप लोग 35 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 385 मिल रहा होता है। यानी ये 35 इंटू 11 है। अगेन आप 35 को यहाँ पे 7 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यानी ये हो गया आपका
7 इंटू 5 इंटू 11। अब देखिए ये 1000 है, तो 1000 जो है आपका ये 10 का क्यूब है, तो 10 का क्यूब आप ये भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, क्योंकि 2 इंटू 5 आपका 10 हो जाता है। तो ये हो गया अब आप ये देखिए ये 2401, ये जो है आपका 49 का स्क्वायर है। उसी तरीका से अभी हम पहले ही बताएं शुरुआत के क्वेश्चन में, देखिए 49 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो देखिए पहले क्या किए थे 63 का निकाले थे, उसमें हम क्या किए थे देखे थे 50 से वो नंबर कितना ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 50 से कितना कम है, तो एक कम है, तो अब क्या करेंगे 25 में एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 25 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, लेकिन उसको 2 डिजिट के फॉर्म में लिखना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं 01 लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा आपका 49 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2401। तो ये 49 का स्क्वायर है। अगेन 49 जो है आपका वो 7 का स्क्वायर है, यानी आप इसको 7 का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे पता है ये दोनों आपका प्रॉपर्टी होता है एक्सपोनेंट पावर का, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप इसको डायरेक्ट 7 का पावर 4 लिख सकते हैं। और आपको पता है ये क्या है आपका, ये है आपका 7 इंटू 1111 जो है। तो अब हम देखते हैं इसमें हम 7 इंटू 5 का होल टू दी मैक्सिमम पावर कितना ला सकते हैं वो देखते हैं। तो जब आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे देखिए आई थिंक 7 जो है आपका 7 का पावर ज़्यादा है, 7 का पावर यहाँ पे 1 है, प्लस 3 4 5 और ये 9 और ये 10। 7 का पावर ज़्यादा है, 5 का पावर देखते हैं। तो 5 जो है आपका यहाँ पे एक बार आया और यहाँ पे 3 बार, यानी टोटल 4 बार आया है। तो देखिए दोनों में से जो छोटा पावर होगा उसी को आप लिख पाइएगा। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे जो है 7 इंटू 5 का मतलब यहाँ पे कंबाइंड मल्टीप्लाई करके जो होल पावर आप मैक्सिमम ला पाइएगा वो 4, क्योंकि इन दोनों में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरा 7 और 5 का पावर में से वो 5 का पावर 4 मिल रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, और 7 का मैक्सिमम पावर 10 आ जा रहा था, 7 का 10 आ जा रहा था, तो इधर 7 का 6 बचा रह जाएगा, और 4 जो है ये 7 का पावर 4 5 के पावर 4 के साथ मिल जाएगा, और ये आपका क्या बना देगा 35 का होल पावर 4। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू जो n का पूछा जा रहा था, तो यही जो है आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ये आपका नंबर सीरीज पे क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादातर ये आपका बैंकिंग एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पे प्रीलिम्स में जो है जनरली कलेक्ट प्रीलिम्स और पीओ प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, और इसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा होता है। इसको हम लोग मिसिंग नंबर सीरीज भी बोलते हैं। हालांकि वहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज का भी आता है क्वेश्चन, उसमें एक पैटर्न दे दिया रहता है जिसमें कोई भी एक नंबर ऐसा डाल दिया जाता है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा होता। हालांकि यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज है, और यहाँ पे मिसिंग नंबर एक्स का हमको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे दिया हुआ है 24, फिर एक्स है, फिर 12 है आपका, फिर 18 है, फिर 36 है, फिर 90 है। देखिए जितना भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सीरीज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आप पैटर्न एग्जाम में जो है आप कैच कर पाइएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पे जो है ये हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं लगाने जा रहे हैं, क्योंकि हमको ऑलरेडी क्लिक कर चुका है। तो यहाँ पे जो भी फॉलो हो रहा है वो पैटर्न वो देखते हैं। तो देखिए जब आप 12 का इंटू 1.5 टाइम्स निकालिएगा तो आपको पता है जनरली जब आप बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको दिखने लग जाता है। तो 12 का 1.5 टाइम्स कीजिएगा तो आपको पता है 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, उसका आधा कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, 12 प्लस 6 18 आ जाएगा। फिर 18 का आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 इंटू 2 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसी तरह से 36 इंटू 2.5 कीजिएगा तो पहले आपका 36 इंटू 2 हो गया 72, फिर आप 36 का 0.5 के साथ कीजिएगा तो 80, ये आपका आ जाएगा 90। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, और आप देखिए 0.5 से इंक्रीज होते जा रहा है। पहले 1.5 था तो फिर यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2.5, यानी ये x से क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा 1, और ये 24 से क्या हुआ होगा 0.5 हुआ होगा। तो 24 इंटू 0.5 12 आ जाएगा। फिर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर कि 12 इंटू 1 आपका क्या आता है 12 आ जाता है, यानी x जो हो जाएगा वो 12 आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे क्या किया गया है कि कुछ आपका अल्फाबेट डाल दिया गया, उसका कुछ यहाँ पे मीनिंग है। जैसे P का मतलब यहाँ पे एडिशन है, Q का मतलब सब्ट्रैक्शन है, R का मतलब मल्टीप्लिकेशन और S का मतलब डिवीजन है। और यहाँ पे आपका जो है एक ये आपका इक्वेशन टाइप से कर सकते हैं दिया हुआ, ये फाइनल इक्वल टू 20 है। तो आप देखिए यहाँ पे जो ब्लैंक दिया हुआ है, तो ब्लैंक में हम कौन कौन सा सिंबल रखें जो कि आपका आंसर जो है 20 आना चाहिए। और इसमें भी एक बात ध्यान से याद रखिएगा कि बोर्ड मास का रूल जो है यहाँ पे भी फॉलो कर रहा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को कोई ट्रिक शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, नॉर्मली आप सिंपली ऑप्शन के थ्रू इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एक करके ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये जो सीक्वेंस में लिखा गया है उसी सीक्वेंस में, तो SPRQ, S का मतलब यहाँ पे डिवीजन है 60 डिवाइडेड बाई 50, फिर है आपका P, तो 15 के बाद जो ब्लैंक है वहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, फिर है आपका ये 3 आ जाएगा, फिर ब्लैंक है आपका
फिर उसके बाद आर है, आर का मतलब मल्टीप्लाई है, उसके बाद देखिए इसके बाद 20 है, फिर ब्लैंक है, तो ब्लैंक की जगह पे क्यू, क्यू का मतलब आपका है माइनस सब्ट्रैक्शन है यानी माइनस, और फिर है आपका 4। इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर 20 आ गया तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो करके देखते हैं, आपको पता है कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का जो है आपका सबसे पहला इसको प्रेसिडेंस मिलता है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को, तो पहले वही करते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाई 15 4 प्लस फिर 3 इंटू 20 ये हो जाएगा 60 और ये -4 यानी ये कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए तो आपका एलिमिनेट हो गया। उसी तरह से ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो 60 पहले लिख ही लेते हैं, 60 15 3 24। अब इसके बीच में देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, क्यू, क्यू यानी माइनस आर मल्टीप्लाई, फिर पी है आपका, पी है प्लस, और फिर आपका एस है। ऑप्शन बी हम चेक कर रहे हैं, एस है आपका डिवीजन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सबसे पहले प्रेसिडेंस उसका होता है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 45, ये आ गया, और ये आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 5 हो गया, और ये आ गया आपका 60। तो आप देखिए 45 में से अगर आप 5 को ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आपका आ जा रहा होगा 60 माइनस 40, ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 20 आ जाएगा। यानी अब आप आगे का ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन बी आपका जो 20 चाहिए था और ऑप्शन बी से 20 हमको मिल जा रहा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे ये क्वेश्चन है। नॉर्मली ये क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे क्लास 11 में, तो वहाँ पे जो आपका ये रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन की जगह पे ट्राम दिया हुआ है, तो ट्रेन का भी एक लेंथ होता है, तो उसी तरह से ट्राम का भी एक लेंथ होता है। तो यहाँ पे आपको एक रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट होता है वही अप्लाई होता है। जब भी देखिए कि ट्राम जो है या फिर ट्रेन कुछ भी है आपका, कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म को अगर क्रॉस कर रहा होता है, तो प्लेटफॉर्म आपका फिक्स है और ये कोई ट्रेन है या ट्राम जो भी बोल लीजिए, तो क्रॉस कर रहा होता है, तो इसको जब ये क्रॉस करता है तो ये टोटल डिस्टेंस जो कवर करता है, एक तो ये अपना लेंथ भी करता है और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है यानी L1 मान लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस ये L प्लस L1 कवर करता है। सिमिलरली अगर देखिए अगर आपका ये ट्राम है और ये ट्राम जो है किसी भी पोल को क्रॉस कर गया, कोई भी पोल है आपका, हालांकि ये वाला बीच का अगर डिस्टेंस गिवन रहेगा तब मानेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको जो है हम लोग ये डिस्टेंस को हम नहीं मानते हैं। तो क्या करेंगे इस केस में, आपको जो ये डिस्टेंस कवर करता है तो वो आपका हो जाता है जो इसका लेंथ होता है ट्राम का या ट्रेन का, वही डिस्टेंस कवर करता है। उसी तरह से देख लीजिए अगर यहाँ पे पोल के जगह पे कोई आदमी भी खड़ा रहता तो भी उस केस में जो लेंथ ऑफ ट्राम है उतना ही डिस्टेंस कवर हो जाता है। तो ये पोल जो है रेस्ट में था, तो अगर आदमी अगर रेस्ट में होगा तब ऐसा होगा कि ये वाला केस बन रहा होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे आदमी जो है कभी कभी मूव भी कर रहा होगा, तो मूव दो तरफ से कर सकता है, या तो इस डायरेक्शन में कर सकता है या तो इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब है या तो एक बार जिधर आपका ट्राम जा रहा है उसके ही डायरेक्शन में मूव करे पैरेलली, या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो याद रखिए जब भी आपका अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो हमेशा स्पीड ऐड हो जाता है। वही रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं उस पर नहीं आते हैं। जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ऐड, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ट्राम का जो लेंथ है इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं कि L है, इसी का L का वैल्यू निकालना है, मीटर में निकालना है। देखिए SI यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यूनिट हमेशा जो भी आप यूज कर रहे हैं तो थ्रू आउट द क्वेश्चन आप उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए ए ट्रेन ओवरटेक्स 2%, ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर, फिलहाल हम इसको किलोमीटर पर आवर में मान रहे हैं, और लेंथ को हमको मीटर में निकालना, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए ट्रेन जो है 2 पर्सन को ओवरटेक कर रहा है और वो दोनों पर्सन का स्पीड दिया हुआ है। पर्सन 1 का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और पर्सन 2 का है 4 किलोमीटर पर आवर, और इसका टाइम भी दिया हुआ है। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी हम आपको बताएं कि सेम डायरेक्शन में जब भी जाएगा स्पीड को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो है कम्प्लीटली दोनों को पास कर रहा है, इसको 8 सेकेंड में और इसको 9 सेकेंड में। ये याद रखिए ये किलोमीटर पर आवर में है, ये किलोमीटर पर आवर में। तो अब देखिए नॉर्मल जो फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे स्पीड के जगह पे रिलेटिव स्पीड लेंगे। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। देखिए ट्रेन इसको सरपास कर रहा है, ऑब्वियसली ये नॉर्मल कॉमन सेंस का भी बात है कि ट्रेन या ट्राम जो बोल लीजिए वो आदमी से ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, यानी ये बड़ा वैल्यू है, यानी S माइनस छोटा वैल्यू 3।
अब देख लीजिए ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो हम लेंथ कंसीडर करेंगे तो लेंथ आपका मीटर में है और टाइम भी सेकंड्स में है, यानी मीटर और सेकंड में चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका जो है 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इंटू 5/18 इक्वल टू, अब देखिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, अभी बताए कि जब भी ये कोई भी ट्रेन या ट्राम किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का खुद का अगर आपका ये नहीं है, क्या कहते हैं, लेंथ नहीं है, जैसे आदमी थोड़ा सा लेंथ है लेकिन उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, या फिर कोई पोल है जो फिक्स है उसको क्रॉस करता है, तो वो सब केस में जो भी डिस्टेंस कवर होता है वो उसके लेंथ के इक्वल होता है। तो लेंथ L हो जाएगा और टाइम कितना लग रहा है, स्पीड और डिस्टेंस बाई टाइम 8। इसी तरह से सेकेंड केस में आपका क्या हो जाएगा, s माइनस 4 इंटू 5/18 इक्वल टू L बाय, इसमें टाइम लग रहा है 9। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को दो इक्वेशन बन गया और दो वेरिएबल भी है आपके पास s और l, और हमको l का वैल्यू चाहिए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल नॉर्मली सॉल्व हो जाता है, लेकिन इसको हम यहीं पे आसान करने का कोशिश करते हैं। देखिए ये 8 को हम इधर भेज देते हैं, ये 8 इधर आ गया, उसी तरह से ये 9 को इधर भेज देते हैं, तो ये 9 इधर आ गया। तो दोनों केस में देख लीजिए दोनों लेंथ के इक्वल है, तो ये वैल्यू भी लेंथ के इक्वल, ये वैल्यू भी लेंथ के इक्वल, तभी होगा जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है यहीं पे हम इरेज करके लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर देते हैं। देखिए जब आप इन दोनों को आपस में इक्वल कीजिएगा तो ये क्या आता है, 9 इंटू एस माइनस 4 इंटू 5/18। तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 5/18 और 5/18 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 8s माइनस 24 और ये इक्वल टू आ जाएगा 9s माइनस 36। तो ये आपका यहाँ से s इक्वल टू आ रहा होगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये आपका किलोमीटर पर आवर में आइए, ध्यान रखिएगा। तो आपको s का वैल्यू मिल चुका है, किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको l का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी आपको पता है इरेज कर दिए, लेकिन हमको याद है कि आपको l का वैल्यू क्या मिला था, 8 इंटू एस माइनस 3, यहीं पर लिखा हुआ 8 इंटू एस माइनस 3, ये किलोमीटर पर आवर में था, इंटू 5/18। तो ये मीटर में जो भी वैल्यू आ रहा होगा मीटर में आ रहा होगा, यानी 8 इंटू एस आपका कितना आया है 12, तो 12 माइनस 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, 9 इंटू 5/18। तो ये आपका हो जाएगा 9 से 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 4 बार में, तो 4 इंटू 5 बचेगा फाइनली आपका, और 4 इंटू 5 आपका क्या आ जाएगा 20 मीटर, यानी लेंथ ऑफ ट्राम जो है ऑप्शन सी आपका 20 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें दिया गया है कि इफ n स्क्वायर इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, बहुत ही बड़ा नंबर है, देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये भी नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है और बहुत ही स्पेशल पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा होता है, वो भी हम देखेंगे। तो ये आपका n स्क्वायर दिया हुआ है, पूछा गया है देन हाउ मेनी डिजिट्स द नंबर n है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि n स्क्वायर अगर इतना दिया गया हो, यानी n इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस हो जाएगा, और अंडर रूट इतना बड़ा नंबर है देख के ही डर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो जब भी याद रखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जा रहा है तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न दिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ वैसा ही, उसी में से फॉलो कर रहा होता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन, ये पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आता है, तो वही हम जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि 11 का स्क्वायर जो है वो कितना होता है, 121 होता है। तो आप याद रखिए कि अगर आप ये 11 का स्क्वायर 121 है, उसी तरह से आप 111 का स्क्वायर निकालिएगा, तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये आपका आ रहा होगा 12321। तो इसका एक ट्रिक होता है, यहाँ पे ट्रिक क्या होता है, जब भी आप ऐसे नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हो जिसमें आपका लगातार में 1 है, कहने का मतलब अगर आप 4 है, 4 टाइम्स 1 है, उसका स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो देखिए जितना बार आपका 1 आया है, कितना बार है, 4 बार 1 आया, तो आप फर्स्ट जितना बार आया है 1 उतना दूर तक का नेचुरल नंबर को आप लगातार लिख लीजिए। तो यहाँ पे 4 बार 1 आया है, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 तक चले गए। इसके बाद आप क्या कीजिए, इससे पहले जो नंबर था उसी को आप उलट करके लिख सकते हैं, यानी 3 2 1, या कहने का मतलब 1 2 3 4 तक गए। अब इसको घटते क्रम में चले जाइए, 1 पे जाके रुक जाइए, जो सबसे लोएस्ट नेचुरल नंबर है। इसी तरह से अगर आप 5 बार ये 1 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर निकालिएगा, तो ये आ रहा होगा आपका 1 2 3 4 5 तक पहले चले गए, क्योंकि 5 बार 1 था, तो 5 तक गए। अब इसके बाद इसी को घटते हुए क्रम में, यानी 4 3 2 1, या इसको पलटा करके पीछे से देखिए वही हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब आप इसी को जब आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 से 9 तक गया हुआ है, मैक्सिमम 9 तक गया है, फिर इसी का जो इधर वाला पार्ट था इसी को उल्टा करके लिख दिया गया है पलट करके। यहाँ पे भी वही फॉलो हो रहा था। कहने का मतलब है जब आप 9 बार 1 लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और इसका स्क्वायर निकालिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 बार 1 आया, यानी फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर पहले लिखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद जो स्क्वायर घटते हुए क्रम में 1 तक चले जाइए, जो सबसे लोवेस्ट नेचुरल नंबर है, यानी 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी इसी का स्क्वायर ये है, यानी n का जो वैल्यू है ये यही है आपका, ये है आपका n का वैल्यू। और n में ही बोला गया था हाउ मेनी डिजिट्स n है, तो आपको पता है कि यहाँ पे 9 तक गए थे, यानी 9 ही 1 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स जो n के पास है वो कितना हो जाएगा, 9। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। तो 10 सवाल अभी हम किए, नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह करके हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्राई करेंगे। एज ए स्टूडेंट हमसे जितना बना है उतना हम अपलोड करने का। थैंक यू।